दोस्तों, घर के दरवाजे की जब डोर बेल बजी और रचना ने जब जाकर के दरवाजा खोला तो सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है और वह पूछती है कि आप कौन। तो वह अपना नाम राकेश बताता है। तो वह कहती है कौन राकेश। तो वह कहती है कि मुझे करीम ने भेजा है। तो वह कहती है ठीक है, अंदर आ जाओ। अब दोस्तों राकेश अंदर पहुंचता है, लेकिन ये क्या दोस्तों, जैसे ही रचना दरवाजा बंद करती है वह रचना पे झपट पड़ता है, वह बाहों में भर लेता है, बेतहाशा चूमने लगता है। रचना उसे धक्का देकर के अलग कहती है और कहती है कि मैं कोई बाजारू वेश्या नहीं हूं जो तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। मैं तुम्हें पहले जांचूंगी, परखूंगी और अगर तुम मेरे कसौटी पे खड़ा उतरे, मुझे पसंद आए तो भी जो होगा आगे होगा। अब ये सोचने की जरूरत भी नहीं है। और अगर करीम के दोस्त नहीं होते तो इसी वक्त धक्का देके घर से बाहर निकाल देती। दोस्तों राकेश मुस्कुराने लगता है और उसके बाद उसे बैठाती है और राकेश के साथ बातें करना शुरू कर देती है। और उसके बाद दोस्तों वह राकेश से कहती है कपड़े उतारो। राकेश खुश हो जाता है, कपड़े उतारने लगता है। तो कहती है कि पहले मैं चेक करूंगी क्योंकि साइज बहुत मैटर करता है और अगर मुझे साइज पसंद आया तो ही तुम्हारे साथ आगे कुछ होगा। अब दोस्तों राकेश उसके कहे अनुसार अपने वस्त्र अलग करता है और दोस्तों जब वह उसे देखती है रचना तो खुश हो जाती है और कहती है तुम तो बड़े काम के आदमी हो। और उसके बाद जा करके राकेश के गोद में बैठ जाती है। राकेश के गोद में बैठने के बाद राकेश के साथ खेलने लगती है। तो राकेश जो था दोस्तों वह भी जोरों से खेलने लगता है और वह भी रचना के निर्वस्त्र कर देता है, वह भी रचना के वस्त्र हटा देता है। उसके बाद दोस्तों शुरू होता है उस कमरे में राकेश और रचना के बीच प्यार और हवस का वह गंदा खेल। राकेश सोचकर तो कुछ और आया था, लेकिन रचना कुछ और ही निकली थी और वह इस जंगली तरीके से राकेश के साथ संबंध बना रही थी जिसकी कल्पना भी राकेश ने नहीं किया था। और राकेश को कुछ करना भी नहीं पड़ रहा था, जो भी कर रही थी रचना ही कर रही थी। और करीम ने जो कहा था उससे ये 10 गुना बढ़ करके निकली। और दोस्तों जब वहां पर प्यार और वासना का खेल शांत होता है उसके बाद रचना जो होती है वो कहती है राकेश से कि तुम तो बड़े काम के आदमी हो, तुम मुझे पसंद आए और ये सिलसिला आगे भी चलेगा, आओगे ना दोबारा लौट के मेरे पास। तो राकेश कहता है हाँ क्यों नहीं। तब वो कहता है कि बताओ तुम्हारी फीस कितनी हुई। तब रचना कहती है कि क्या तुम्हें करीम ने ये नहीं बताया कि ये काम मैं पैसे के लिए नहीं करती, ये काम मैं शौक और खुशी के लिए करती हूँ। राकेश कहता है कि हाँ करीम ने बताया तो था। तो फिर रचना कहती है राकेश से कि करीम ने तुम्हें यह भी बोला होगा कि मैं तुमको पाकिस्तानी फिल्म की हीरोइन नाजिया की तरह लगती हूँ। तो वह कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो कहती है कि करीम ने मुझे कई बार कहा है कि तुम मुझे नाजिया की तरह लगती होगी और तुम्हें भी यही बताया होगा, तुम नाजिया की कल्पना में खोए हुए मेरे पास ये खेल खेलने के लिए आए होगे। वह कहता है कि देखिए मैंने नादिया को देखा तो नहीं है, लेकिन जितना करीम ने बताया था पता नहीं कैसी है क्या है, लेकिन आप उससे बढ़ के निकली। तो रचना कहती है कि नादिया को मैंने भी नहीं देखा और करीम कहती है कि तुम नादिया जैसे लगती हो इसीलिए मैंने तुमसे कहा। अब 2000 रुपये जबरदस्ती दे देता है और जब वहां से जाने लगता है तो रचना रोक लेती है और कहती है सुनो तुम्हारे लिए काम की बात है। रचना कहती है तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है और कहती है कि तुम्हारे तरह मेरे पास कुछ चुनिंदा यार हैं जिनके साथ मैं ये प्यार का खेल खेला करती हूँ और मैं सभी के साथ ये काम नहीं करती। कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके साथ मैं ये काम बार बार दोहराती हूँ और मैंने एक प्लान किया है कि ये काम एक बार ग्रुप में किया जाए क्योंकि सबके साथ अकेले खेल खेल के मैं बोर हो चुकी हूँ और अब मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम सारे के सारे मिल करके मुझे ऐसे तृप्त करो जैसे कि किसी ने मुझे किया नहीं है, ये मेरी पहली बार है। अब दोस्तों राकेश कहता है कौन कौन है इसमें। तो वह कहती है कि तुम हो, एक करीम हो और एक पंकज पवार है और एक और है जिसका नाम गुलजार है। राकेश करीम को जानता था लेकिन पंकज गुलजार को नहीं जानता था। फिर भी राकेश तैयार हो जाता है और कहता है कि मजा आएगा, तुमने तो कुछ नई बात कर दी। और उसके बाद अगले दिन शाम 8 बजे का समय दे देती है। राकेश निकल करके चला जाता है और अगले दिन राकेश 8 बजे जो महफिल लगने वाली थी और उसमें जो कुछ भी होने वाला था बहुत ही भयानक और चौंका देने वाला था। दोस्तों रचना जो थी दोस्तों वह एक टैक्सी भोजराज नाम के टैक्सी ड्राइवर की पत्नी थी और भोजराज टैक्सी चलाया करता था, लेकिन वह कहाँ जानता था कि उसकी पत्नी खुद एक ऐसे किराए की टैक्सी बन गई है जिसपे रोज रोज नई नई सवारियां चढ़ती और उतरती है। अब दोस्तों आगे जो कुछ भी इस घटना में होता है काफी हैरान परेशान कर देने वाला है और जब आप इस घटना को सुनेंगे तो अभी चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। बताऊंगा पूरी घटना विस्तार से, कहानी मन तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, और जो हमारी आज की जो ये सच्ची घटना है ये दोस्तों घटना सुनने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि ये कहाँ से आप कमेंट घटना सुन रहे हैं। कर्नाटक की रहने वाली रचना और रचना के परिवार में रचना और उसके 3 भाई, सबसे छोटी रचना थी। पिताजी और माँ जो थे वह दोनों छोटी मोटी नौकरी किया करते थे।
बाल बच्चा परिवार का पालन पोषण किया करते थे। घर में 5 लोग थे, 3 बच्चे और 2 माता पिता। एक दूर के रिश्ते का मामा भी इन्हीं के साथ रहने आया था और सब लोग एक ही साथ सोया करते थे। माँ बाप एक कमरे में सो जाया करते थे और 4 बच्चे और मामा वहीं जो बैठक होती तो वहीं पे बिस्तर लगा के सो जाया करते थे। अभी दोस्तों ये अर्चना जो थी 15-14 साल की थी और जो उसके मामा बगल में सोया करता था वो रात को उसके नींदों में अंगों से छेड़छाड़ करने लगता था। लेकिन पहले पहले तो दोस्तों अनबट लगता था, लेकिन जब धीरे धीरे अर्चना को भी ये अच्छा लगने लगा तो एक रात ऐसी होती है कि उस रात को जो वह उसके दूर का रिश्ते का मामा होता है रचना के साथ वहीं पर उस कमरे में पहली बार संबंध बना लेता है और अब वह रोज रात उस दूर के मामा के साथ रचना का खेल चलने लगा था। लेकिन दोस्तों रचना ने जब एक बार अपने मामा के साथ ये सब कुछ किया तो अर्चना का मन बार बार ये करने का मन करने लगा और रचना अलग अलग लोगों की तलाश करने लगी और 18-19 साल के आते आते उम्र दोस्तों कितने लड़कों के साथ संबंध बना चुकी थी ये रचना को भी नहीं पता था। और जब रचना 22 वर्ष की हुई तो उसके लिए लड़का देखना शुरू किया गया और उसके लिए लड़का देखा जाता है भोजराज, जो कर्नाटक के बेलगाम का रहने वाला था। भोजराज दोस्तों पेशे से टैक्सी ड्राइवर था और किराए की वो टैक्सी चलाया करता था और रचना का विवाह भोजराज से कर दिया जाता है। रचना दुल्हन बन के भोजराज के घर आ जाती है। देखने में सुंदर थी और भोजराज भी पत्नी उसको पाकर बड़ा सुंदर था दोस्तों। पहले पहले तो उसके प्यार में पागल हो गया था। 2 साल शादी के बीत गए, एक बच्चे ने भी जन्म ले लिया, एक बेटे ने। अब ऐसे ही जीवन की गाड़ी आगे चलने लगी और भोजराज अब धीरे धीरे अपने कामों में व्यस्त होने लगा। कुछ साल शादी के 2 साल तक तो शादी के पहले जो कुछ किया था वह सब कुछ भूल करके पति की हो करके रह गई थी। लेकिन जब वो पति पे जिम्मेदारियां बढ़ गई और जो काम में ज्यादा व्यस्त रहने लगा तो जो उसको पुरुष का सुख था वो उसके लिए तरसने लगी और भोजराज जो था दोस्तों इसके लिए अर्चना भी पुरानी सी होने लगी, उसका भी इंटरेस्ट कम होने लगा और पहले की तरह उसे प्यार नहीं करता था। और देह सुख के लिए जब अर्चना तड़पने लगी तो अर्चना ने फिर से नए शिकार तलाशना शुरू कर दिया और इस काम के लिए अर्चना को ज्यादा देर नहीं लगती। अर्चना किसी एक से संबंध बनाती, उसके साथ कुछ दिनों तक रहती और जल्द ही उस मर्द से बोर हो जाया करती थी और फिर किसी नए मर्द की तलाश में लग जाती और फिर दूसरे मर्द को फंसा के संबंध में लग जाती थी। दोस्तों कपड़ों की तरह मर्द बदलती थी अर्चना और दोस्तों उसका ये रोज का काम हो गया था। और जब भोजराज को ये पता चलता है तो उसे यकीन ही नहीं होता। लेकिन जब वह वक्त आ जाता है जब अर्चना को भोजराज रंगे हाथों किसी गैर मर्द के साथ पकड़ लेता है, जब अर्चना से बात विवाद होता है तो अर्चना बड़ी ही बेशर्मी से उसे बात करती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। भोजराज चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था और अब तक 2 बच्चों का जन्म हो चुका था और वह बच्चों से बहुत प्यार करता था और उसे माँ का साया नहीं छीनना चाहता था, नहीं तो कब का छोड़ देता अर्चना को। तो भोजराज एक रास्ता निकालता है और सोचता है कि यहाँ पर अर्चना को सुधारना मुश्किल है, इसलिए अब सोचता है कि यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा तो शायद अर्चना सुधर जाए। अब दोस्तों वह बेलगाम छोड़ करके आकर के गोवा में बस जाता है क्योंकि पेशे से वह टैक्सी ड्राइवर था तो वह ऐसा टूरिस्ट डेफिनेशन सर्च करता है जहां पर उसका काम व्यापार अच्छे से चल सके। अब वो गोवा आता है, एक किराए का मकान लेता है 3 कमरों का और परिवार के साथ रहने लगता है। गोवा में ही किराए की टैक्सी लेकर के चलाने लगता है और गोवा वैसे भी टूरिस्टों के लिए फेमस है, काम धंधा अच्छा चलने लगता है, यहाँ पर ही काम में व्यस्त हो जाता है। अब दोस्तों गोवा जैसी एडवांस जगह, यहाँ की चकाचौंध रंगीन दुनिया, जिस काले कारनामों से दूर रखने के लिए वो अपनी पत्नी अर्चना को यहाँ लेके आया था, लेकिन ये ऐसी जगह पर लेके आया था जहाँ पर ये खुलेआम चलता है। और जब अर्चना ने यहाँ की चकाचौंध देखी तो जो उसके अंदर की जो भूख थी वो और भी ज्यादा तड़पाने लगी थी और अब वह यहाँ भी किसी को तलाश करने लगी और यहाँ पर वह पहला उसका शिकार बनता है केबल का काम करने वाला एक केबल ऑपरेटर जिसका नाम होता है पंकज पवार। पंकज पवार जब पहली बार टीवी का केबल अर्चना के यहाँ लगाने आया था तभी उस अर्चना ने उसे अपना शिकार सेलेक्ट कर लिया था और वह भी अर्चना को देख के दीवाना सा हो गया था और ज्यादा समय नहीं लगता अर्चना के बिस्तर तक आने में और अर्चना उसे प्यार का खेल खेलने लगती है। कुछ दिन के बाद जब अर्चना पंकज पवार से बोर होने लगी तो अर्चना का सामना होता है गुलजार नाम के युवक से और गुलजार के साथ भी दोस्तों अर्चना इसी प्रकार के काम करने लगती है। गुलजार के साथ करते हुए कुछ दिन हुए थे कि तीसरा व्यक्ति टकराता है जिसका नाम करीम होता है और करीम से भी इसकी नजदीकियां बढ़ने लगती है और करीम से भी इसके संबंध बनते हैं और करीम से कुछ संबंध इसके ज्यादा गहरे हो जाते हैं और करीम के साथ इसका रिश्ता कुछ ज्यादा आगे बढ़ जाता है। एक दिन दोस्तों करीम का एक बचपन के दोस्त करीम के पास फोन करता है और जिसका नाम था राकेश और राकेश के नशे में शराब फोन लगा के कहता है करीम से कि यार क्या करीम, तू तो लड़कियों के मामले में खिलाड़ी है और तुम्हें तो मूवी देखना भी बहुत शौक है और तू दिन में 4-5 लड़की को तो देख ही लेता है, तो तू ये बता जो उस फिल्म में हीरोइन होती है क्या ऐसी महिला से तेरा कोई संपर्क नहीं है।
बाकी लोकल तो बहुत देख ली, पर एक दिल में चाह है कि उस तरह की वैसी या फिर उसकी जैसी दिखने वाली कोई महिला हो तो मजा ही आ जाए, जिंदगी के मजे लेना चाहता हूँ। इस पे करीम जो होता है राकेश से कहता है कि, तो कहता है कि ऐसी बात है, एक है मेरे पास अपना स्पेशल आइटम है, उसे धंधे वाली मत समझना, अपनी सिफारिश पर तुझे भेजूंगा। तू जानता ही है कि पाकिस्तान की एक अदाकारा है, बहुत ही फेमस है, जिसका नाम नादिया है, बिल्कुल नादिया की तरह दिखती है, तू जाएगा तो देख लेना। अब राकेश खुश हो जाता है और अगले ही दिन करीम जो है राकेश इसके पास भेज देता है अर्चना के पास। अपने दिमाग में नादिया को रख के गया था, लेकिन नादिया को उसने देखा ही नहीं था। और जब अर्चना को देखता है तो सोचता है कि नादिया ऐसी ही दिखती है। उसके बाद उस कमरे में जो कुछ भी होता है, कहानी की शुरुआत में मैं आपको बताया कि कैसे अर्चना और राकेश के संबंध बनते हैं, और अगले दिन सामूहिक कार्यक्रम के लिए उसे न्योता मिल जाता है। राकेश करीम को बताता है तो राकेश करीम कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे बताया है अर्चना ने। और अगले ही दिन चारों लोग वहां पर जमा हो जाते हैं और यह पार्टी आयोजन होती है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है, जम करके नाच गाना होता है, खूब शराब पी जाती है, अर्चना भी खूब पीती है और पांचों लोग नशे में खूब झूमने लगते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे उस कमरे में कपड़े उतारने का सिलसिला शुरू होता है, और कुछ देर के बाद पांचों के जो उस कमरे में मौजूद थे उनमें किसी भी के शरीर पे को बस नहीं था, और अर्चना बारी बारी सबके साथ खेलने लगती है और सबको उत्तेजित करने लगते हैं। उसके बाद जो उस कमरा में होता है दोस्तों, मैं बयान नहीं कर सकता, और किस तरह वो चारों अर्चना पर टूट पड़ते हैं। लेकिन अर्चना भी ऐसी शेरनी थी कि वो चारों शिकारियों को झेल रही होती है। और जो उस कमरे में होता है दोस्तों प्रोग्राम, सुबह होते होते चारों लोग हार जाते हैं, लेकिन अर्चना नहीं हारती, और अगले दिन उन चारों से कहती है कि मजा आ गया, ऐसा आनंद मैंने जिंदगी में कभी प्राप्त नहीं किया, और अब ये प्रोग्राम इसी तरह से हर हफ्ते बना करेगा। चारों भी काफी खुश थे, अलग अलग गिफ्ट कुछ पैसे अर्चना को देते हैं। उसके बाद चारों वहां से चले जाते हैं। अब बेचारा इसका पति दिन रात टैक्सी चलाता, दूर दूर तक सवारियां ले जाता, 2 दिन 3 दिन में आता, और अर्चना अलग अलग मर्दों के साथ ये काम करती थी, और ये वह काम पैसों के लिए नहीं करती थी। हालांकि जो भी खुशी से कोई देना चाहे तो दे देता, और वह मर्दों को सेलेक्ट करती, पसंद करती, ऐसा उसका टसन था दोस्तों। इधर क्या होता है कि करीम की जो पत्नी होता है, जिसका नाम सबा होता है, करीम और सबा के परिवार की लड़ाई हो जाती है। क्यों होता है इसके बाद में दोस्तों, करीम के परिवार वाले करीम को धक्का देके और उसकी पत्नी को निकाल देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे घर में नहीं रहेगी। अब शिवा जो थी वह गर्भवती होती है, करीम को कोई रास्ता नहीं सूझता, तो करीम उसे अर्चना के यहाँ लेके आता है और उसे अर्चना से गुजारिश करता है कि इसको कुछ दिनों के लिए अपने घर पे रखो, एक कमरा दे दो। तो अर्चना एक कमरा शिवा को रहने के लिए दे देती है। अब शिवा वहां रहने लगी थी, तो जैसे अलग अलग लोग आते और अर्चना अपना प्रोग्राम करती, तो शिवा को भी ये कुछ पता, सारी चीजें पता चलते देर नहीं लगती, और उसे समझ आ गया था कि अर्चना कितनी गंदी औरत है। वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन कहीं जाने का रास्ता नहीं था, और करीम जो था वह भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसकी बातें नहीं सुन रहा था, और कह रहा था कि जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती हमें यही रहना होगा, उसके बाद घर पे बात करके मामले को शांत करने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों ऊपर का बना एक कमरा शिवा को दे दिया गया था, लेकिन जो हर हफ्ते ये सामूहिक कार्यक्रम चला करता था, शिवा अपने कमरे में रहती है। इनको लगता कि शिवा तो अपने कमरे में आराम कर रही होगी, कहाँ आएगी और क्या देखेगी। लेकिन दोस्तों जब नीचे इतना होर हल्ला और हुड़दंग चलता था और इतना चीखा चिल्लाना चलता था, जब दारुओं का नशे का शराब का दौर चलता था, तो उसकी आवाज ऊपर पहुंची, और शिवा ने जब आ करके देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक महिला के साथ 4-4 मर्द इस तरह से खेल रहे होंगे और क्या मंजर होगा। शिवा वापस अपने कमरे में चली जाती है और सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन करे तो क्या करे। तो एक दिन होता क्या है, जब इसका पति घर पे होता है अर्चना का, और अर्चना किसी काम से बाहर गई होती है, तो शिवा जो होती है वो अर्चना के पति भोजराज को यह बात बता देती है कि आपके जाने के बाद इस तरह का कार्यक्रम घर में चलता है। भोजराज सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, और वह तो जानता था पहले से ही इसकी हरकतें, तो वह कहता है कि बस तू मेरा इतना सा काम कर देना, अगली बार जब मैं घर पे ना रहूं और ऐसा प्रोग्राम चले तो मुझे फोन करके केवल बता देना। और ऐसा ही होता है दोस्तों। इस हफ्ते जब ये सामूहिक कार्यक्रम रात को चल रहा होता है, तो अचानक से बेडरूम में पहुंच जाता है भोजराज। चारों लोग और यह जो अर्चना होती है देख करके चौंक जाती है कि अंदर कैसे आया। दरअसल शिवा ने दरवाजा धीरे से खोल दिया था, इन्हें पता ही नहीं चला। और जब भोजराज देखता है तो पांचों बिना कपड़ों के नजर आते हैं, लेकिन अर्चना की बेशर्मी की हद तब होती है जब वह अपने पति भोजराज से इतने नशे में टून होकर कहती है कि आओ तुम भी सम्मिलित हो जाओ और देखो इस काम में कितना मजा आता है। भोजराज की आंखों में जैसे खून उतर आया था, और वह इतना पागल हो चुका था कि वो अर्चना पे झपट पड़ता है और वह हाथापाई अर्चना से करने लगता है और चारों लोगों को गाली देकर भगाने लगता है। अर्चना नशे में इतनी ज्यादा थी कि वह चारों यारों से कहती है कि देख क्या रहे हो, पकड़ो इसको और इसको मार डालो। और उसके बाद दोस्तों वह चारों लोग जो होते हैं वह भोजराज को पकड़ लेते हैं और उसकी गला दबाकर उसकी वहीं पर हत्या कर दी जाती है। दोस्तों भोजराज की लाश वहीं पर पड़ी रहती है, और सारी लाश वहीं पड़े रहने के बावजूद भी पांचों गंदा काम वैसे ही करते हैं। और सुबह जब नशा उतरता है, होश में आता है, तो पता चलता है कि उन्होंने कितना बड़ा रात को कांड कर दिया। अब तो कांड हो गया है, पर अब क्या किया जाए। लाश को ठिकाने होता है तो दोस्तों ये मार्केट से सामान लेकर के आते हैं और भोजराज के शव को कई टुकड़ों में काट दिया जाता है। और उसके बाद
इंतजार किया जाता है अगली रात को, और उसके बाद अगली रात को उसके शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पे गड्ढा करके के गाड़ दिया जाता है, और किसी को पता है उसकी लापता होने की खबर भी कोई दर्ज कराने वाला नहीं था पुलिस स्टेशन में। दोस्तों बच्चे छोटे थे और पत्नी ने तो ये कांड किया था, भोजराज लापता हो जाता, खबर भी किसी को नहीं लगती। लेकिन शिवा ऐसी थी जो सब कुछ जानती थी, और शिवा को मन में चल रहा था कि इन लोगों को इनको किए की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अर्चना इतनी शातिर खिलाड़ी थी कि अर्चना को समझ में आ चुका था कि इसको सब पता है और ये कभी भी हमारे लिए खतरा बन सकती है। तो अब करीम जो था उसे कहती है कि तुम्हें अपनी पत्नी शिवा को जो है, तुम्हारी पत्नी जो शिवा है, ये सब कुछ जो कुछ हुआ इस घर में सब कुछ जानती है, और आज नहीं तो कल अगर इसने मुंह खोल दिया तो तुम, मैं और हमारे जो तीनों दोस्त हैं सारे के सारे जेल की चक्की पीसेंगे। इसलिए तुम्हें जैसी भी हो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना होगा। और दोस्तों वह करीम जो होता है वह भी अर्चना की बातों में आ जाता है और अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शिवा ये सारी बातें अपनी कानों से सुन रही थी और तुरंत अपने घर से निकल कर भागती है, और भाग करके एक समाज सेवी कार्यकर्ता महिला होती है उसके पास जा करके सारा हाल बयां करती है। और सामाजिक कार्यकर्ता महिला शिवा को लेकर के थाने जाती है, और थाने जाने के बाद ये पूरी कहानी सुनाई जाती है। पुलिस भी सख्ते में आ जाती है, कितना बड़ा कांड शहर में हो गया और किसी को खबर नहीं। पुलिस तुरंत हरकत में आती है, अर्चना को गिरफ्तार किया जाता है, करीम को भी गिरफ्तार किया जाता है। और जब थाने लाके पूछताछ की जाती है दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं, क्योंकि पुलिस की सख्ती के आगे दोनों टिक नहीं पाए थे। और उन्हीं के बताए अनुसार जो 3 लोग थे, पंकज, पवार, गुलजार और राकेश, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और वह भी अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। और उसके बाद उन्होंने जहां जहां उसके बॉडी पार्ट दफन किए थे उनके बताने के अनुसार पुलिस बरामद कर लेती है, और इनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है और इन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इसे आप एक बीमारी भी कह सकते हैं, मेंटल बीमारी भी कह सकते हैं, या फैंटेसी कह सकते हैं। संबंध बनाने की ऐसी फैंटेसी जो किसी एक पुरुष या एक महिला से व्यक्ति तृप्त नहीं होता, उसे सनक चढ़ती है अलग अलग लोगों के साथ ऐसा करने की, और फिर सामूहिक लोगों के साथ ऐसा कुछ करने की। और उसके बाद दोस्तों वो ऐसा उसकी आदत हो जाती है, एक अच्छा बुरा भूल जाता है और किसी की हत्या करने का भी नहीं सोचा। ये तक उसने नहीं सोचा कि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं के बाप की उसने जान ले ली। अब वो दोनों बच्चे किसके सहारे जिएंगे, जबकि खुद वो जेल चली गई और भोजराज के परिवार में कोई था ही नहीं। और ये जो अर्चना है इसके परिवार वाले क्या इसको अपनाएंगे, क्योंकि इस घटना लिखे जाने तक, जानकारी आने तक वह दोनों बच्चे जो थे उन्हें चाइल्ड केयर में भेज दिया गया है। क्या होगा उन बच्चों का भविष्य और क्या आगे चल के बनेंगे। एक माँ की गंदी आदत ने, नियत ने एक ऐसा खेल खेला कि 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक की जिंदगी ले लिया, 2 बच्चों को अनाथ कर दिया और 4 लोग जेल में अभी जिंदगी की अपनी सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। वीडियो को लाइक, चैनल को कमेंट जरूर कीजिएगा और इस कहानी के बारे में जो भी विचार हो। और दोस्तों कहानी आप जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छी सच्ची और नई घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।